दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टमेंट दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में ना ही स्कूल में बताया जाता है और ना ही पेरेंट्स बताते हैं, क्योंकि उनको खुद भी इस बात की नॉलेज नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ गई जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए अमीर बनना और अच्छी लाइफ जीना 100% गारंटेड है दोस्तों। इसलिए इस बातों को अच्छे से समझते हुए चलें। सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, तीनों ही दोस्त 20 साल के हैं और तीनों के तीनों अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों को ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती। तो सबसे पहला वाला दोस्त, जिसका नाम विकी है, उसने बहुत कम एज में एक बुक पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, पे योरसेल्फ फर्स्ट का। इस कॉन्सेप्ट में ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आपको सही में अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही सैलरी आपको मिल जाए तो शॉपिंग या नीड्स पर खर्च करने से पहले, इन शॉर्ट दूसरों को देने से पहले, उसका कुछ पोर्शन आपको अपने लिए रखना है, जिससे आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें। इस लेसन से विकी काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने इसे काफ़ी सीरियसली फॉलो भी किया। मेरे प्यारे दोस्तों, विक्की इस रैट रेस से यानी कि जॉब से जल्दी ही बाहर निकलना चाहता था और जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहता था। इसके लिए उसने इंडेक्स फंड में यानी SIP फिक्स कर दी। अगर आप SIP और इंडेक्स फंड से रिलेटेड पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें यानी कि चैट सेक्शन में, जिससे मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ इंडेक्स फंड और SIP को लेकर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर विक्की ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना क्यों चुना। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे, जैसा कि उसने प्लान किया था। अब उसे स्टार्टिंग में ये 20,000 रुपये देना काफ़ी भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसकी सैलरी का मैक्सिमम पार्ट SIP में जा रहा था। लेकिन जब उसे पे योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट याद आता था तो उसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था और उसको ये भी पता था कि SIP कोई EMI की तरह नहीं होती है जो कि कंपलसरी है। सपोज़ कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो SIP को वो कभी भी स्टॉप कर सकता था, और वो भी बिना किसी पेनल्टी को देकर। तो यही रीज़न था जो वो बिना टेंशन के SIP कर रहा था, और इसी के साथ वो अपनी जॉब में भी काफ़ी फोकस रहता था। और जब आगे चलकर उसकी सैलरी बढ़ी तो आगे चलकर वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने लगा, और इसी के साथ उसने कभी भी अपनी SIP को स्टॉप नहीं किया दोस्तों, और वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को पूरे 20s में कंटिन्यू करता चला गया। मतलब 20 से 29 साल तक केवल SIP में बढ़ता रहा। तो उसका 1 साल का इन्वेस्टमेंट था 1,40,000 रुपये, और उसने कंसिस्टेंटली 10 साल तक किया था, तो उसकी नेट वैल्यू जो बनी वो 24 लाख की बनी। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त यानी कि सन्नी की, जो अपने 20s में पूरी सैलरी को एंजॉय करता रहा, और उसके बाद जैसे ही वो 30 साल का हुआ और उसका पहला बेबी होने के बाद उसको ये फील हुआ कि उसको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके बाद वो अपनी 30s में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर देता है। उसको ये अच्छे से पता था कि वो इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट कर रहा है, तो वो विक्की से डबल पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो भी डबल टाइम के लिए। इन शॉर्ट वो साल में लगभग 5 लाख इन्वेस्ट करता है, और वो भी 20 सालों के लिए, और उसका नेट इन्वेस्टमेंट बैठता है 1 करोड़ रुपये। अब तीसरा दोस्त है मिक्की, जो अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी इंजॉय करता था, और उसको शॉपिंग और शो ऑफ की इतनी लत पड़ चुकी थी कि वो क्रेडिट कार्ड से भी खर्चा करता था, जिसके कारण वो अपने 30s में भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास कोई सेविंग ही नहीं थी। लेकिन फाइनली उसके ये अच्छे से समझ आ चुका था कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है और रिटायरमेंट के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये पता है कि ओल्ड एज में वो काम नहीं कर सकता। तो ये सभी बातों को सोचकर वो 40s में अपने खर्चों को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल फोकस होकर इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी और अब वो शो ऑफ भी छोड़ चुका था। तो वो सन्नी से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। वो साल के 5 लाख रुपए 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बैठता है 2 करोड़ रुपीस। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन लेता है इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ मज़ेदार सीन ये है दोस्तों कि तीनों दोस्त एक ही जगह इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में, और तीनों को 15% कंपाउंडेड ईयरली रिटर्न मिलता है। और उसके बाद जब तीनों 50 साल के हो जाते हैं तो सन्नी के बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। अब आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि किसके पास कितना पैसा होगा
और तीनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन होगा? चलिए देखते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट को। सबसे पहले मिक्की, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। उसकी ग्रॉस टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़ रुपीस और उसने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़। चलिए अब बात करते हैं सनी की, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपीस का और उसकी टोटल वेल्थ बन जाती है 6.67 करोड़ रुपीस और टोटल प्रॉफिट बैठता है 5.7 करोड़ रुपीस का। और वहीं विक्की, जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था, वो भी सिर्फ 10 सालों के लिए, उसकी टोटल वेल्थ हो जाती है 10.5 करोड़, जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 24 लाख रुपीस और टोटल प्रॉफिट 10.26 करोड़ का। मुझे पता है आप लोगों को ये काफ़ी शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये पावर है कंपाउंडिंग की। लेकिन दोस्तों विक्की की स्टोरी यहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि वो 30 साल की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो गया था। उसने अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड से निकालकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फाइनेंशियल नॉलेज ले रहा था, तो उसकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी और स्टॉक मार्केट से उसे 18% कंपाउंडेड ईयरली का रिटर्न मिल गया, जो कि स्टॉक मार्केट से आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद उसकी एक्चुअल वेल्थ 10 करोड़ ना रहकर 18 करोड़ हो जाती है। अगर आप ध्यान से सोचें, इतना अमाउंट उसने केवल 24 लाख रुपए से ही क्रिएट किया था। और इतना ही नहीं, उसे अपने पोर्टफोलियो से 1.5% का डिविडेंड भी मिलता था, जो कि साल का होता है 27 लाख रुपए, जिससे उसकी लाइफ बहुत बढ़िया स्पेंड हो रही थी। जबकि बाकी दोनों दोस्तों को अपने खर्चे के लिए अपने पैसों को विड्रॉ करना पड़ता था, लेकिन विक्की की वेल्थ जरा सी भी टच नहीं होती थी। इससे उसका पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा ग्रो होता है। अब दोस्तों इस सिंपल स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये है कि हमें ज़िंदगी केवल एक बार ही मिलती है, इसलिए जब जागो तब सवेरा। लेकिन ये भी तो सोचिए कि आप डाई होने तक क्या काम करते रहेंगे। ये हम सब जानते हैं कि इनकम टेम्पररी होती है और हम ओल्ड एज में तो काम नहीं कर सकते ना, लेकिन खर्चे तो होंगे ही। तो फिर ये खर्चे कैसे पूरे होंगे, इसके लिए हमें शुरुआत से ही सोचने की ज़रूरत है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग खर्चे मत करो, लेकिन इस स्टोरी में मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो 20s का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टाइम। इसलिए बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइज़र भी कहते हैं जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही पैसों की वैल्यू होती है वैसे ही टाइम की वैल्यू भी होती है। और दोस्तों ट्रस्ट मी, जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपके पैसे भी कंपाउंड होते हैं, नॉलेज भी कंपाउंड होती है, कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड होता है, इसी के साथ ब्रेन पावर भी कंपाउंड होती है। जब आप ये सब समझकर अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं तो बाकी लोग आपसे पीछे रह जाते हैं। दोस्तों जो भी बातें आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई वो ना ही आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, क्योंकि उनको खुद भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि अगर किसी स्टॉक से हम बहुत जल्दी प्रॉफिट कमा रहे हैं, सपोज करें 50% से 100% का भी हमें रिटर्न मिल जाए, यदि हमारा पैसा हम डबल भी कर लेते हैं तो भी हम उससे अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया और वो 4 लाख में ग्रो भी हो जाएगा तो क्या आप इस अमाउंट से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और क्या आप इतने अमाउंट से अपनी जॉब को छोड़ पाएंगे? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें? तो दोस्तों अब हम आ रहे हैं इस वीडियो के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं अपने 20s में, तो आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है वो मैटर नहीं करता है, आपका लर्निंग का ग्राफ कितना बढ़ रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि जितनी स्पीड से आप अपने 20s में जितनी नई चीज़ें सीख सकते हैं उतना आप 30s और 40s में नहीं सीख सकते। और आपके फ्यूचर के लिए टाइमलेस एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप देखोगे कि आपके पोर्टफोलियो में एक दिन में जितने रुपए फ्लक्चुएट होते हैं उतना आप एक टाइम में पूरे साल में सेव करके इन्वेस्ट करते थे। और ये कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा मैजिक है दोस्तों, जो कि ऐसे ही काम करेगा, जो कि 90% लोगों की समझ में नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों फाइनेंशियली फ्री होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है उनको गरीबी का डर होता है, फ्यूचर में पैसा कहाँ से आएगा, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको पैसा ख़त्म होने का डर होता है। तो दोस्तों आज की
इस वीडियो में हमने सीखा कि 20s में आपको अपनी लाइफ को कैसे प्लान करना है और कैसे ग्रो करना है। और अगर आपको ये सीखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है या फिर इंडेक्स फंड के बारे में जानना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो ला पाऊँ। और अगर आपको सही में कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती रहेगी। और आप में से कुछ दोस्तों ने माइक और डिजिटल गैजेट्स के बारे में पूछा था जो मैं यूज़ करता हूं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो उनको देखना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन फाइनेंशियल वीडियो में जिसमें आपको सीखने को मिलेगी काफ़ी सारी जानकारी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, विश यू गुड लक।